हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवानी। सो वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे आज A to Z क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सब कुछ। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो पहले हम पढ़ेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम क्या क्या ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसमें है कि होल ब्लड में हमारा सब कुछ इंक्लूडेड होता है, जो कि 350 ml जो है वो ट्रांसफ्यूज़ करते हैं 1 यूनिट में। और इसकी जो स्टोरेज फॉर्म होती है वो होती है 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस में हम इसको स्टोरेज करते हैं। नेक्स्ट है RBCs। सो जो RBCs होते हैं वो एक यूनिट में होते हैं 250 ml। इसको भी हम जो स्टोरेज करते हैं वो करते हैं 2 से 6 डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। सो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एक यूनिट में कितना कंसीडर किया जाता है, 50 से लेकर 70 ml। और इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो है 22 डिग्री सेल्सियस। और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो 50 ml होते हैं 1 यूनिट में, और उसको हम स्टोरेज करते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में। और फिर आता है फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा जो होता है ये क्या है, ब्लड प्रोडक्ट है। इसमें क्या है, जो सेपरेट किया जाता है, जो हमारा प्लाज्मा होता है ना, होल ब्लड से जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम सेपरेट करते हैं और फ्रीज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं हम, जो कि जिसमें जो है वो लो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उसको जो है वो ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा को। देन हमारा लास्ट जो है वो है क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट जो होता है वो 15 से लेकर 30 ml तक यूज़ करते हैं हम 1 यूनिट में। और इसका जो स्टोरिंग टेम्परेचर होता है वो होता है -20 से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस, सेम एज़ द फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। सो क्रायोप्रेसिपिटेट और फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा में सेम ही क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। बट जो हमारा क्रायोप्रेसिपिटेट है उसमें क्या है कि जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ब्लड लॉस को। बट डिफरेंस क्या होता है फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट में, कि जो क्रायोप्रेसिपिटेट है वो क्या है, कंसनट्रेटेड फॉर्म है फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा की। सो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा में और क्रायोप्रेसिपिटेट में। नेक्स्ट इज़ द ब्लड प्रिजर्वेटिव्स। सो ब्लड प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से यूज़ करते हैं। फर्स्ट है सिट्रेट। सिट्रेट जो है ये क्या करता है कि कैल्शियम के साथ बाइंड अप होता है। उसके बाद है फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है, ये प्रिवेंट करता है कोagulation को। नेक्स्ट है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्या करता है, ये एनर्जी का सोर्स होता है ब्लड में। सो अगर हम ये 3 चीज़ें यूज़ करेंगे ना तो तब जो स्टोरेज कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं 21 डेज़ के लिए। और अगर हम जब एडिनाइन भी यूज़ करेंगे इसके साथ, एडिनाइन क्या करता है, एडिनाइन क्या करता है कि ये ATP सिंथेसाइज करता है और जो सेल्फ लाइफ होती है RBCs की उसको जो है वो बढ़ा देता है। जब हम इसके साथ सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज और एडिनाइन भी यूज़ करते हैं तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं 35 डेज़ तक के लिए। देन क्या है सैगम। सैगम में क्या है, सिलाइन, एडिनाइन, ग्लूकोज और मैनिटोल। ये सब क्या करते हैं कि एक तो उसकी स्टोरेज को, टाइम को इंक्रीज़ कर देते हैं, इनका जो एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट एक्ट करते हैं। और एडिनाइन और ग्लूकोज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम स्टोरेज कर सकते हैं 42 डेज़ के लिए। सो ये था ब्लड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। तो नेक्स्ट इज़ द प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, कैसे कैसे हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है तो उससे पहले हमें क्या लेना पड़ता है, कंसेंट लेना पड़ता है। कंसेंट जो है वो हम लेते हैं पेशेंट से। पेशेंट अगर स्टेबल कंडीशन में ना हो तो उसके रिलेटिव से लिया जाता है। देन क्या है, वाइटल साइन असेस करते हैं पेशेंट का। अगर वाइटल साइंस में कोई अल्टरेशन हो, मेनली अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को डिले कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि जो 2 रजिस्टर्ड नर्स होती हैं वो 3 टाइम जो है वो सेपरेटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन को चेक करती हैं। मींस उसका ब्लड ग्रुप मैच करवाएंगी, उसका जो है वो RH फैक्टर, जो सब कुछ जो है वो चेक करके देन ट्रांसफ्यूज़ करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि उसको कैनुला जो है वो 18 गॉल्स का यूज़ किया जाता है, ग्रीन कलर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि हमने क्या करना है, जब इनिशियली हम जैसे अब कंसेंट ले लिया, वाइटल्स चेक कर लिए, कैनुला लगा दिया और पूरी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं इनिशियली 15 मिनट्स तक के लिए स्लो ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। उसमें 10 GTT मीन्स 10 ड्रॉप्स दी जाती हैं पर मिनट्स में
15 मिनट तक असेस करते हैं कि कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन तो नहीं हो रही है, इसकी वजह से जो है वो स्लो ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, जब 15 मिनट हो जाते हैं, कोई ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन नहीं हुई है, एवरीथिंग इज़ फाइन, देन उसके बाद 15 से 30 GTT मीन्स देन हम 15 से लेकर तो 30 ड्रॉप्स तक पर मिनट जो है वो दे सकते हैं पेशेंट को। वही नेक्स्ट की बॉडी टेम्परेचर अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को डिले कर देना है, और जो ब्लड आया होता है ब्लड बैंक से उसको हमने वापस रिटर्न ब्लड बैंक में कर देना होता है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर तक ब्लड को रख लेंगे अपने पास तो जिसकी वजह से जो है वो आरबीसीज़ की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो रिटर्न इसलिए वापस कर दिया जाता है ब्लड बैंक को। नेक्स्ट क्या है कि हमें क्या करना है, इन्फ्यूज़न करना है 0.9% ऑफ नॉर्मल सेलाइन टू प्रिवेंट हेमोलाइसिस बिफोर बीटी। जब हम बीटी ट्रांसफ्यूज़न करते हैं उससे पहले जो है वो हमें नॉर्मल सेलाइन जो है वो पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ कर देना होता है, जिससे क्या होता है कि जो हेमोलाइसिस की कंडीशन होती है वो कम हो जाती है, प्रिवेंट कर सकते हैं हम उसको। ब्लड शुड बी ट्रांसफ्यूज विदिन 20 to 30 मिनट्स आफ्टर इशूइंग फ्रॉम द ब्लड बैंक। जब ब्लड बैंक से आ जाता है 20 to 30 मिनट्स में हमें ट्रांसफ्यूज़ कर देना होता है, अगर नहीं करना होता है हमें तो हम वही वापस रिटर्न कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ द 1 यूनिट होल ब्लड एंड आरबीसीज शुड बी ट्रांसफ्यूज विदिन 4 आवर्स, आइडियली 2 आवर्स। जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हम करवा रहे हैं पेशेंट्स को 1 यूनिट जो वो विदिन 4 आवर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। विदिन 4 आवर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। आइडियली जो है वो 2 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए, बट लेकिन कई कंडीशंस में जो है वो थोड़ा सा स्लोली इन्फ्यूज़ किया जाता है, तो उस कंडीशन में विदिन 4 आवर जो वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो प्लेटलेट है और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, क्रायोप्रेसिपिटेट है, WBCs है और ट्रांसफ्यूज़ किए जाते हैं विदिन 30 मिनट्स। इनका टाइम जो है वो 30 मिनट्स का है, और जो होल ब्लड है उसका टाइम जो है वो 4 आवर्स का है। सर्टेन कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को हो जाती हैं। फर्स्ट, जैसे कि हमने अगर कोल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया तो उसकी वजह से क्या होता है, कार्डियक डिसरिथमिया हो जाता है। कोल्ड ब्लड हमें कभी भी जो है वो ट्रांसफ्यूज़ नहीं करना है पेशेंट में। और नेक्स्ट है कि ओल्ड ब्लड, अगर हमने ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो जाता है। तो हमें कभी भी ओल्ड ब्लड जो है वो किडनी वाले पेशेंट को, रीनल वाले पेशेंट को कभी भी ट्रांसफ्यूज़ नहीं करना होता है। रीनल वाले पेशेंट को हमेशा जो है वो फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ द सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड कब होता है, जब हम पेशेंट को फास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट को जुगुलर वेन डिस्टेंशन, क्रैकल साउंड्स, ये सब साइंस एंड सिम्टम्स जो है पेशेंट को आ जाते हैं। तो हमें जो है वो सर्कुलेटरी ओवरलोड जो है वो नहीं करना है। हमें जो रैपिडली ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं करना है, स्लोली जो है वो पेशेंट को इन्फ्यूज़ करना है। और अगर ऐसा कंडीशंस आ रही हैं तो उस टाइम पे पेशेंट की जो हेड है वो उसको एलिवेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ द सिट्रेट टॉक्सिसिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्लड प्रिजर्वेटिव होते हैं उसमें हम जो है वो सिट्रेट यूज़ करते हैं। तो सिट्रेट क्या करता है कि कैल्शियम के साथ बाइंड होके किडनी के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में हाइपोकैल्शियमिया हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊँगी कि हाइपोकैल्शियमिया होने की वजह से क्या होता है, एक चोवेस्टिक साइन और ट्रॉशियर साइन आता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्या है कि जो सेप्टिसीमिया, जब मैंने आपको बोला ना कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो है विदिन 4 आवर्स में हो जाना चाहिए, आइडियली जो है वो 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि सेप्टिसीमिया हो जाएगा, मींस ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगी। हमें पता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारी बॉडी, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, हमारे ब्लड्स होते हैं, वो उसमें क्या है कि बैक्टीरिया जो ईजिली ग्रो कर जाते हैं। तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न 4 घंटे के बाद भी नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, तो सेप्टिसेमिया, ब्लड में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट को साइनस सिम्टम क्या आएंगे, चिल्स होएगा, फीवर हो जाएगा, उसको नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, उसका ब्लड प्रेशर जो वो कम हो जाएगा, पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला जाएगा। तो इसकी वजह से हमें इंटरवेंशन क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करो और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करो। मैं आपको पढ़ाऊँगी नेक्स्ट में कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में क्या क्या हमें करना चाहिए। सो हमें पता है कि
सिट्रेट की वजह से क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से क्या होता है, 2 साइंस आते हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट इज द चोवेस्टिक साइन एंड द सेकंड इज द ट्रॉसियर साइन। सो चोवेस्टिक साइन क्या होता है कि जब भी हम पेशेंट को, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि फेस पे टैप करेंगे फिंगर के साथ, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्विचिंग होती है फेस में, इसको हम बोलते हैं चोवेस्टिक साइन, जो कि हमें हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द ट्रॉसियर साइन। ट्रॉसियर साइन क्या होता है कि जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर लिया जाता है, जब ब्लड प्रेशर हम लेते हैं पेशेंट का, तो उसमें क्या होता है, कार्पोपेडल स्पाज्म होता है, जो उसका रिस्ट होता है वो टर्न हो जाता है, इसको बोलते हैं कार्पोपेडल स्पाज्म। ये क्या है, ट्रॉसियर साइन, जो कि हाइपोकैल्सीमिया की वजह से आता है। ये 2 साइंस जो है वो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होते हैं पेशेंट में। नेक्स्ट इज द मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें कब करना पड़ता है, जब पेशेंट को थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया के केसेस में पेशेंट का ब्लड फॉर्मेशन नहीं होती है प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से उसको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है हमें। सो जब हम बार बार जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आयरन ओवरलोड हो जाएगा, पेशेंट की बॉडी में आयरन का ओवरलोड हो। सो जब आयरन ओवरलोड हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या करते हैं कि जो डेफ्रोक्सामाइन होता है, जो कि एंटीडोट होता है आयरन का, उसको हम जो है वो इन्फ्यूज़ करते हैं पेशेंट को। और ये आयरन ओवरलोड क्यों होता है, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की वजह से। नेक्स्ट इज़ द मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन मीन्स हमने बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया। वो क्या होता है कि जब 4 यूनिट से ज़्यादा विदिन 1 आवर में हम ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं पेशेंट को, उस कंडीशन में मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। और अगर हम 10 यूनिट जो है वो 10 यूनिट से ज़्यादा जो है 24 आवर्स में अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं पेशेंट को, तो उस केस में जो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो के चांसेस हो जाते हैं। और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के चांसेस कब होंगे, जब पेशेंट को जैसे ब्लड लॉस हो रहा है, तो हम फास्ट उसको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, तो इस केसेस में जो है वो हो सकता है। सो नेक्स्ट इज़ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। सो जैसे ही अगर हमें पता लगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई है, तो उस केसेस में हमें क्या करना है। सो फर्स्ट 15 आवर में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें स्लोली जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है, सो दैट कि देख सकें कि हेमोलिटिक रिएक्शन तो नहीं हो रही है, जिसमें क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं और पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो फर्स्ट 15 आवर्स में हमें पता लग गया कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है। वो इमीडिएट भी हो सकता है और वो डिले भी हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो इसकी वजह से क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे कि पेशेंट को रैशेज़ हो जाएंगे, इचिंग होएगी, चिल्स होएगा। क्योंकि फीवर की वजह से। और डायफोरेसिस होगा, मतलब स्वेटिंग हो जाएगी पेशेंट को। और पेशेंट की जो पल्स होगी वो वीक होगी और रैपिड टैकीकार्डिया हो जाएगा पेशेंट को। तो ये सब साइन एंड सिम्टम्स हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के। सो अभी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो चुकी है और हमें क्या करना है, हमारी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम क्या इंटरवेंशंस करेंगे, वो है कि हमें उसी टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना है। और क्या करना है, जो आईवी ट्यूबिंग्स होती हैं उसको चेंज करना है। और जो वेन्स जो है उसको पेटेंट रखने के लिए, उसको ओपन रखने के लिए हमें 0.9% नॉर्मल सेलाइन, जो कि आइसोटोनिक सोल्यूशन है, वो पेशेंट को हमें ट्रांसफ्यूज़ करना है। और जैसे ही हमें ये कर दिया, पेशेंट के हमें वाइटल्स असेस करने हैं और हमें उसी टाइम पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को और ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करना है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर मीन्स डॉक्टर को नोटिफाई करना है। स्टे विद पेशेंट, असेस वाइटल साइंस एवरी 5 मिनट। हमें पेशेंट के साथ ही रहना है उस टाइम पे, और 5 मिनट्स के बाद हमें उसके वाइटल साइन असेस करने हैं। नेक्स्ट हमें जो उसके मॉनिटर करने हैं, उसके जो भी साइन एंड सिम्टम जो पेशेंट शो कर रहा है उसको हमें मॉनिटर करना है। देन जब डॉक्टर आ गया होगा उस टाइम पे फिर वो हमें बोलेगा कि एमरजेंसी ड्रग्स जो है बताएगा, फिर हम उसको जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे एमरजेंसी ड्रग्स। देन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि हमें जो ब्लड बैग्स हैं उसको हमने रिटर्न करना है वापस ब्लड बैंक को और बीटी सेट को भी, और जो उसमें से सैंपल लेके हमें लेबोरेटरी में भी सेंड करना है, सो दैट कि पता चल सके कि क्या रीज़न की वजह से जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में प्रॉब्लम आई है। देन लास्ट हमारा जो काम है वो है डॉक्यूमेंटेशन। हमें सबसे पहले अपने इंटरवेंशंस परफॉर्म करनी होती है, उसके बाद लास्ट का जो काम होता है वो हमारा होता है डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नेसेसरी है, जो कि हमें करनी ही करनी है। सो ये था कि इंटरवेंशंस जो है वो हम कैसे करेंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल।